विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। शुरुआती रुझानों में अब कांग्रेस आगे हो गई है, वहीं बीजेपी दूसरी और जेडीएस तीसरे नंबर पर है। 10 मई को कर्नाटक की 224 सीटों पर मतदान हुआ था। सत्तारूढ़ी बीजेपी ने जहां एक बार फिर सत्ता में वापस आने के लिए पुरजोर कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश बीजेपी को सत्ता बेदखल करने की है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। राज्य के त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में जेडीएस की एक बार फिर किंग मेकर बनाने की आस में है। कर्नाटक चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इस बार क्या एग्जिट पोल के नतीजे क्या साबित होंगे, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। शुरुआती रुझानों में अब कांग्रेस आगे हो गई है, वहीं बीजेपी दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर पर है। 10 मई को कर्नाटक की 224 सीटों पर मतदान हुआ था। सत्तारूढ़ बीजेपी ने जहां एक बार फिर सत्ता में वापस आने के लिए पुरजोर कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। राज्य के त्रिशंकु विधानसभा की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जद भी एक बार फिर किंग मेकर बनने की आस में है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक रंजन सर जुड़ चुके हैं। तो सर, कर्नाटक चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इस बार क्या एग्जिट पोल के नतीजे साबित होंगे? देखिए, रुझान आने शुरू हो गए, बातें एग्जिट पोल से आगे निकल चुकी हैं और जो अभी स्थिति है उसमें अगर आप ट्रेंड पर जाए तो कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 113, उससे वो 2-3 सीट पीछे चल रही है। ये आगे पीछे का खेल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस उस जादुई आंकड़े को छूने के करीब है। दूसरी तरफ जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो अभी वो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन 90 से ज्यादा में है। ये रुझानों की बात हो रही है। तो भाजपा भी जो है वो ये चीज देखना चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट ले। वैसे भाजपा की जो यहाँ पर सारी उम्मीदें हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि जेडीएस का कैसा होता है, क्योंकि अगर जेडीएस किंग मेकर बनता है तभी जो है बीजेपी के लिए कोई संभावना बन सकती है। वैसे जो स्थिति दिख रही है वो कांग्रेस जो है वो लीड करती हुई दिख रही है, जादुई आंकड़े के पास है। और अगर 113 का जादुई आंकड़ा कांग्रेस को मिल जाता है तो क्लियर कट मेजोरिटी उसके पास हो जाएगी। तो दिलचस्प आंकड़ा है। और आप अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो कि उम्मीद थी कि कर्नाटक में शायद जो एग्जिट पोल आए थे और उसके बाद से ही लग रहा था कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो 40% कट मनी की जो कमीशन की बात उसने की है, वो जनता को अपील कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने जो कुछ लोक लुभावने जो वादे हर चुनाव में पार्टियां करती हैं, तो जो कांग्रेस ने किए हैं उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। और इसके अलावा बीजेपी की सरकार है तो एक एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के प्रति होती है, तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी भी कांग्रेस के फायदे में आएगी और बीजेपी के लिए नुकसान का काम करेगी। वो होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस जो है वो रुझानों में तेजी से आगे बढ़ते जा रही है। और वो जादुई आंकड़े को जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं उस समय जो है वो क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ये इनिशियल फेज है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है जो रिजल्ट होता है वो स्टेबल होता है। अभी फ्लक्चुएशंस ज्यादा रहते हैं शुरुआती लम्हों में, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर अगर हम इससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो ये बहुत क्लियर है कि कर्नाटक को बढ़त है और कर्नाटक जो है बहुत संभावना मान के चलिए कि वो जादुई आंकड़ा जो उसे चाहिए वो उसे हासिल कर लेगी, बल्कि उससे आगे तक निकल सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी को इस बार विपक्ष में बैठना पड़ेगा, ऐसा अभी दिख रहा है। तो अभी स्थिति यही है। अगर हंग आता है तभी जो है बीजेपी के लिए कोई संभावना बन सकती है, अन्यथा कांग्रेस के लिए राह खुली है अभी तक जो स्थिति है। काजल,
सर, कर्नाटक चुनाव के जो भी नतीजे हो, पर क्या उनका असर लोकसभा चुनाव और बिहार झारखंड की सियासत में भी दिखेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा जो चुनाव होता है उस दोनों में वोटिंग पैटर्न जो है वो अलग हो जाता है। और अगर आप देखें कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जाएं और अगर हम कर्नाटक की ही अगर बात करें तो वहां पर उस वक्त जो है एक मजबूत गठबंधन था कांग्रेस और जेडीएस का। बावजूद इसके बीजेपी जो है वहां पर अच्छे मार्जिन से लीड करने में सफल रहा था और उसकी सीटों की संख्या में वहां पर इजाफा हुआ था। और ये चीजें होती हैं कि लोकसभा चुनाव, और देखिए भारत की जो जनता है और जो भारत का लोकतंत्र है वो बहुत परिपक्व है और वो हर चुनाव को उसी परिप्रेक्ष्य में देखता है। और उसे आप म्युनिसिपल इलेक्शन से लेकर लोकसभा के चुनाव तक लेकर जाएं तो देखेंगे कि जो वोट पैटर्न होता है वो अलग होता चला जाता है। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इन चीजों को जनता देखती है, फिर उसके अनुसार वोट करती है। लेकिन जो भारत का लोकतंत्र है वो बहुत ही मजबूत है और यहाँ की जनता को भी अब उसकी एक आदत है और वो बहुत सोच समझकर वोट करती है। तो लोकसभा जो विधानसभा के रिजल्ट आते हैं उसे आप लोकसभा में कन्वर्ट करने की बात जो है अक्षरशः अगर आप सोचे तो वो ऐसा होता नहीं है। और कई बार हमने देखा है कि जो राज्य, जैसे अगर आप 2019 की तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन लोकसभा में वहां पर कांग्रेस का ऑलमोस्ट सुपड़ा साफ हो गया था। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि लोग एक साथ जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव होता है तो एक पार्टी को विधानसभा में वोट करती है और लोकसभा में दूसरी पार्टी को वोट करती है। तो ये भारत की लोकतंत्र की ताकत को, उसकी समझ को बताता है। तो जो लोकसभा का चुनाव है वो उसमें अभी देरी है, 1 साल का कई मुद्दे अभी बनेंगे, कितने बन चुके हैं, उन सब पर जो है लोकसभा का चुनाव होगा। और आने वाले नतीजे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम पर भी कितना असर डाल सकते हैं? देखिए, जो नीतीश कुमार का जो विपक्षी एकता की मुहिम जो चल रही है वो अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही चल रही है। 2024 का मिशन है उनका और वो चाहते हैं, लेकिन देखिए वो जो चाह रहे हैं कि विपक्ष जो है बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक ही कैंडिडेट दे, जो उनका जो मॉडल है वो यही है। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं, मैंने अपने कुछ कार्यक्रमों में भी कहा है कि हर राज्य की राजनीतिक परिस्थिति अलग होती है और उसके अनुसार ही जो है वो पार्टियां फैसले लेती है। तो ये काम इतना आसान भी नहीं है, ये मुश्किल काम है। अगर आप देखें तो जिस तरह से उड़ीसा से निराशा हाथ लगी है नीतीश कुमार को, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है जहां पर ट्रायंगुलर फाइट होता आया है। बीजू जनता दल मतलब नवीन पटनायक की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा आप कांग्रेस की बात कर लें तो वो ट्रायंगुलर फाइट होता है। वो नवीन पटनायक से मिल रहे थे कि उस ट्रायंगुलर फाइट को बाइपोलर बनाया जाए। तो अगर वो फाइट बाइपोलर होता है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि अभी तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है और अकेले लड़ने की ही उनकी पोजीशन है, यही पोजीशनिंग उनकी शुरू से रही है, तो वहां पर जो है वो नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की मुहिम है वो फेल हो गई। लेकिन इसके अलावा जो झारखंड है, महाराष्ट्र है, वहां पर विपक्षी एकता की बात होती है। तो झारखंड में तो पहले से ही विपक्षी एकता है। इसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो वहां महाविकास आघाड़ी भी पहले से ही है। तो चीजें जो पहले से हैं वो चीजें आपको साफ साफ दिख भी रही हैं कि किस पार्टी का किस तरह से है। लेकिन आप देखें कि महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जो है महाविकास आघाड़ी काम कर रहा है। तो वहां पर अब आप और क्या विपक्षी एकता कर सकते हैं? पहले से ही तय है कि महाविकास आघाड़ी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है एक साझा विपक्ष के रूप में। अब देखना यह है कि क्या महाराष्ट्र में वो सपा को एंट्री देंगे। चूंकि देखिए एक समस्या और भी आती है, जब आप साझा विपक्ष की बात करते हैं तो रोटी का हिस्सा तो उतना ही होता है। अब उसको खाने वाले जितने बढ़ेंगे तो उतने टुकड़े निकालने पड़ते हैं, तो कौन अपना हिस्सा छोड़ेगा? देखिए बातें करना आसान होती हैं, लेकिन जब आगे आएंगे तो कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें आती है।
अब देखना है कि उन चीजों को कितनी मैच्योरिटी के साथ विपक्ष डील करता है। ये नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की मुहिम है वो उस चीज पर बहुत कुछ निर्भर करेगी कि विपक्ष जो है कितना त्याग करने के लिए, विपक्ष की जो पार्टियां हैं और हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूं कि कौन कितना त्याग करने के लिए तैयार है। अगर सब अपना हिस्सा चाहेंगे और चाहेंगे कि दूसरे में से हिस्सा निकले तो फिर वहां पर मुश्किल होगी। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।